अच्छा, इसमें टैरो में कैरियर बनाना है कि न्यूमरोलॉजी में, या दोनों में बनाना है? मेरा इंटरेस्ट दोनों में ही बहुत ज़्यादा है और मेरे को दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और उनमें अलग अलग ज्ञान है जो प्राप्त होता है। अच्छा, बेसिक फ़र्क क्या है टैरो में और न्यूमरोलॉजी के अंदर? जो कि उसमें भी वो ताश के पत्ते से बताते हैं फ्यूचर, और न्यूमरोलॉजी में नंबरों से बताया जाता है। क्या फ़र्क क्या है दोनों में? इनकी प्रेडिक्शंस कैसे अलग अलग होती है? एक ही आदमी की अगर हम टैरो कार्ड निकाल रहे हैं और उसी को न्यूमरोलॉजी करें तो क्या उनकी प्रेडिक्शन अलग अलग आती है? कि जैसे फॉर एग्जांपल पहला नंबर ही ले लीजिए, फर्स्ट नंबर का अगर हम कार्ड देखें तो जो फर्स्ट नंबर का कार्ड हमारा आता है वो मैजिशियन का आता है। अब उसी में हम लोग न्यूमरोलॉजी को भी अगर जोड़ें तो सूर्य को जोड़ें, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है दोनों चीज़ों का, और फिर प्रेडिक्शन निकल के आ सकती है। अगर आपके पास हाथ में कार्ड्स नहीं है तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन दोनों का बहुत अलग अलग रोल भी है। न्यूमरोलॉजी अपने तरीके से वर्क करती है, टैरो अपने कार्ड्स के बेस पे वर्क करता है। उससे जो गाइडेंस आती है, उससे जो प्रेडिक्शन निकलती है, उससे हम आगे लोगों को गाइड करते हैं। इनके भी कोई उपाय होते हैं न्यूमरोलॉजी के और टैरो के भी? अगर किसी की कुंडली में कुछ अच्छा नहीं आ रहा, या किसी के टैरो में कुछ अच्छा नहीं आ रहा, या किसी के नंबर्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे, तो आप उसके कोई उपाय बताते हैं? देखिए, एक तो क्या होता है कि सबके उपाय बताने का तरीका बहुत अलग प्रकार का होता है, हर कोई एक जैसा उपाय नहीं बताता। मैं जब भी जाता हूँ तो देखा है मैंने मोड़ लगा देखा तो 3:44 हो रहे हैं, या 5:44 हो रहे हैं, या 6:44 हो रहे हैं, इस तरह। सुबह भी मॉर्निंग में देखा तो 6:44 हो रहे हैं, तो इसका भी कुछ सेंस जाता है? सेंस जाता है। तो अब कहीं ना कहीं अगर इसको हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे आपके चीज़ों के साथ, तो हम इसको ये बोलेंगे कि क्योंकि आपको ये ऑफनली एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये कह रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करके, चीज़ों को सब्र के साथ, चीज़ों को एक ही पाथ में रखने की ज़रूरत है। आप जैसे 11 इज़ अ मैनिफेस्टिंग नंबर, ठीक है, कि एक तो उसमें 1 सबसे ज़्यादा आ रहा है और वो एक मैनिफेस्ट करने का नंबर है, उस पर मैनिफेस्टेशन हो जाती है। तो लोग यूजुअली 11 जब होता है रात का समय, तो लोग एक मिनट के लिए अपनी विश बोल देते हैं कि ठीक है वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए। आप तो टैरो कार्ड के बारे में बहुत अच्छा जानती हैं। जी। टैरो कार्ड्स का क्या सेटअप देखते हैं? उसमें कुछ कार्ड्स निकल के आते हैं जो हमने देखा है जनरल, जी, और उस पर कुछ फोटोज बनी होती हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं उसके ऊपर। हम उन पिक्चर्स को देखने के बाद शायद कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। जी। तो क्या है, क्या वो सिस्टम क्या है? टैरो कार्ड काम कैसे करता है? कुंडली के अंदर 8वां घर जो होता है वो मृत्यु का माना गया है कि उससे आदमी की आयु देखी जाती है। तो 8 नंबर के लोग बहुत अच्छा पसंद नहीं करते, 13 नंबर को लोग बहुत अच्छा पसंद नहीं करते। न्यूमरोलॉजी में 13 नंबर तो आता ही नहीं है। हाँ, वो तो 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, बिल्कुल। तो क्या इसमें फिर 13 नंबर को नापसंद करने वाली कौन सी बात आई? नमस्कार, संस्कार टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश है। सबसे ज़्यादा युवा भारत में रहते हैं। युवा मतलब एनर्जी, शक्ति, और इन्हीं युवाओं ने बहुत कुछ नया नया किया है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक बहुत ही युवा टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट यशी चतुर्वेदी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राधे राधे। पहले तो आप इतनी युवा हैं, मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि आपने टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट बनने का कैसे फैसला किया? कैसे मन में आया आपको कि आपको ये करना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे घर में ही हमारा हमेशा से माहौल ही ऐसा रहा है। हमारी पीढ़ी यहाँ ही ऐसी चलती हुई आ रही है। मैं 11वीं पीढ़ी हूँ जो ये कार्य कर रही है, तो मैंने हमेशा मेरी मम्मी को इसी फील्ड में देखा है, यही करते हुए देखा है। हमेशा से यही एटमॉस्फेयर रहा है। शुरू में जैसे जब मैं 13 साल की थी, 14 साल की थी, तब मेरे को इतना काफ़ी इन चीज़ों का बारे में पता था, इन चीज़ों की एक रिस्पेक्ट थी, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय अपने अलग शौक़ होते हैं, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें टेंशन्स होती हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। कोरोना का टाइम जब आया था, उस टाइम से मैं इस चीज़ में थोड़ा थोड़ा घुसने लगी थी, और स्पेशली मेरी मम्मी ने ही मेरे को गाइड किया था कि टैरो को पर शुरू करो, करके देखो कितना इंटरेस्टिंग लगता है। अगर नहीं अच्छा लगता, नहीं समझ में आता तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। कोई फोर्स नहीं था कि नहीं आपको ये करना ही है, आप क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो अब आपको भी इसी फील्ड में जाना है, ऐसा कभी कुछ नहीं था। उनका ये था कि आपको जो भी करना है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो करो। तो मेरा कहीं ना कहीं उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। जब मैंने उसको पढ़ा, जब मैंने उसको करना शुरू किया, सिर्फ टैरो ही नहीं, न्यूमरोलॉजी भी, जब मैं बात करती थी कि ठीक है 1 नंबर से 9 नंबर वाले कैसे होते हैं, जब मुझे पता लगता था लोगों के बारे में, अच्छा 1 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं, फिर मैं उनके साथ चीज़ों को रिलेट करती थी।
कोई भी मिलता था या किसी से भी घर में कोई भी जैसे फंक्शंस पे कोई रिलेटिव्स आते थे तो उनके साथ ये रहता था कि अच्छा आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, अच्छा फिर उसके बाद मैं बता दी थी कि अच्छा ऐसा है। तो वो लोग जब ये कहते थे ना वो अप्रिशिएट करते थे कि वाह आपने सही बताया है, आपने बिल्कुल सही बोला है, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है। तो फिर अपने आप ही कॉन्फिडेंस लेवल आदमी का बढ़ता जाता है, उसको ये लगता है कि हाँ ये चीज़ आपके लिए है। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा वर्क है या ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को करती हूँ। मतलब मैं ये मान के चलूँ कि आपकी जो मदर हैं वही आपकी गुरु भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब आपने ये अपने फ्रेंड्स को बताया, अपनी उम्र के स्कूल में, अपने कॉलेज में बताया कि मैं इस तरह का कोई काम कर रही हूँ, तो क्या रिएक्शन क्या था लोगों का? स्कूल में क्योंकि स्कूल समय छूट गया था और फिर उसके बाद मैंने ये फील्ड शुरू की थी, तो कॉलेज में जब ये बारे में बताया था, या आज तो खैर अब इसको, क्योंकि पहले तो मैंने प्लेटफॉर्म पे ही करना शुरू कर दिया था कोरोना के टाइम पे, तब तो कॉलेजेस वगैरह जाते भी नहीं थे, तो थोड़ा धीरे धीरे और मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जाना शुरू किया तो क्या रिएक्शन था फ्रेंड्स का कि भाई अब हम, वो लोग बोलते होंगे अब हमारा भविष्य बताओ, कि बता जल्दी से कि कैसे मैं इस साल कितने नंबर आएंगे, मतलब उनका इस तरह के रिएक्शन, हाँ, इस तरह के सवाल बहुत रहे होंगे उनका। मतलब हमेशा ये होता था कि अच्छा ये फील्ड है, अच्छा थोड़ा हमारे बारे में बता, था कि हमें भी पता लगे कि तुझे कैसा आता है, क्या आता है, कितना सही बता रही है, हाँ, कितना सही है, मतलब फ्रेंड्स में जैसा कनेक्ट होता है, कर पा रहे हैं। तो जब बताते थे, जब उनके साथ करते थे रीडिंग्स, तो जब उनको ये लगता था कि हाँ यार इसने तो बहुत रिलेटेबल बताया है, तो फिर उनके साथ वो चीज़ कनेक्ट होती थी, तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मेरे को भी फील होता था और उनको ये ट्रस्ट बिल्ड होता था कि इसने सही बताया। तो आज भी उनका ये रहता है कि कोई भी परेशानी होती है तो वो फ़ोन में लाके पूछ लेते हैं कि बता दो, क्योंकि एक बार बताने से ही सामने वाले को विश्वास हो जाता है कि हाँ इसने मेरी चीज़ को बता पाई। और एक बार बताने से सारी समस्याओं का समाधान भी नहीं होता, अलग अलग समय पे अलग अलग बातें लोग पूछते रहते हैं। बिल्कुल पूछते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे को लगती है कि आप इतने यंग हैं, तो अभी आप इसी पे करियर का फोकस कर रहे हैं कि इसी पे आपने करियर बनाना है पूरा? फिलहाल तो यही है कोशिश मेरी कि मेरे को इसी पे पूरा। अच्छा, टैरो में करियर बनाना है कि न्यूमरोलॉजी में, या दोनों में बनाना है? मेरा इंटरेस्ट दोनों में ही बहुत ज़्यादा है और मेरे को दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और उनमें अलग अलग ज्ञान है जो प्राप्त होता है। और दूसरा ये है कि आप जब भी किसी के बारे में कुछ बताते हो, जब भी किसी के बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन उनको देते हो, तो हमेशा जो आपने पहले दिया है वही सेम नहीं होता। आप कुछ ना कुछ समय के अनुसार बदलती हैं प्रेडिक्शंस, ऐसा? हाँ, जैसे हर फील्ड में समय के अनुसार नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस आते रहते हैं, इसी तरीके से इसमें भी आते हैं। और जब हम बताते हैं तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब हम उन लोग के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि ये चीज़ इस पर और वर्क करनी चाहिए। तो इसीलिए मेरे को इसमें जैसे जैसे रोज़ मैं इस पे काम करती हूँ, वैसे वैसे रोज़ मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है, तो मुझे लगता है कि मुझे प्रोफेशनली इसको करना ही है। अच्छा, बेसिक फ़र्क क्या है टैरो में और न्यूमरोलॉजी के अंदर? देखिए ऐसे जो कि उसमें भी वो ताश के पत्ते से बताते हैं फ्यूचर, और न्यूमरोलॉजी में नंबरों से बताया जाता है, तो क्या फ़र्क क्या है दोनों में? कहीं ना कहीं सम अप इज इक्वल्स टू सेम होगा कि हाँ ठीक है, हमने न्यूमरोलॉजी से जो चीज़ निकाली उनके बारे में जो भी बताया, और टैरो से जो भी निकाला और उनके बारे में जो भी बताया, वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करेगा, लेकिन एग्जैक्ट सेम लाइंस नहीं आएंगी। न्यूमरोलॉजी से हम बात करते हैं नंबर्स पे, वहाँ पे सारा सब कुछ नंबर्स का चलता है, सब खेल नंबर का है वहाँ पे। और यहाँ पे टैरो का है, टैरो में भी नंबर्स होते हैं, जैसे कार्ड्स जो होते हैं 22 मेजर जो कार्ड्स होते हैं उनमें भी नंबर्स का फॉर्मूला चलता है। और जब आपके पास इन हैंड कार्ड्स नहीं होते हैं तो आप उसको न्यूमरोलॉजी के साथ ही कनेक्ट करके बता पाते हैं, जिसका एक मेथड होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहला नंबर ही ले लीजिए, फर्स्ट नंबर ही ले लीजिए। फर्स्ट नंबर का अगर हम कार्ड देखें तो जो फर्स्ट नंबर का कार्ड हमारा आता है वो मैजिशियन का आता है। अब उसी में हम लोग न्यूमरोलॉजी को भी अगर जोड़ें तो सूर्य को जोड़ें, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है दोनों चीज़ों का, और फिर प्रेडिक्शन निकल के आ सकती है। अगर आपके पास हाथ में कार्ड्स नहीं है तो आप ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हो, लेकिन दोनों का बहुत अलग अलग रोल भी है। न्यूमरोलॉजी अपने तरीके से वर्क करती है, टैरो अपने कार्ड्स के बेस पे वर्क करता है, उससे जो गाइडेंस आती है, उससे जो प्रेडिक्शन निकलती है, उससे हम आगे लोगों को गाइड करते हैं। लेकिन इनकी सिमिलैरिटी क्या है कि हम इससे गाइड कर रहे हैं। अच्छा, इनके भी कोई उपाय होते हैं क्या? जैसे ज्योतिष में उपाय होते हैं कि आप सूर्य को जल चढ़ाओ, आप काफ़ी सारे उपाय होते हैं इस तरीके के, तो क्या इनके भी कोई उपाय होते हैं न्यूमरोलॉजी के और टैरो के भी? अगर किसी के कुंडली में कुछ अच्छा नहीं आ रहा, या किसी के टैरो में कुछ अच्छा नहीं आ रहा, या किसी के नंबर्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे, तो आप उसके कोई उपाय बताते हैं? हाँ बिल्कुल बताते हैं। क्या होता है कि क्या वो वैदिक उपाय होते हैं जैसे कुंडली के होते हैं जो हम ज्योतिष शास्त्र में करते हैं?
देखिए, एक तो क्या होता है कि सबके उपाय बताने का तरीका बहुत अलग प्रकार का होता है। अच्छा। ठीक है, हर कोई एक जैसा उपाय नहीं बताता। कोई वैदिक फॉर्म में ही पूरा उपाय बताता है, कोई वैदिक को टैरो के साथ जोड़ के भी उपाय बता सकता है, और कोई वैदिक को न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ के भी उपाय। सही क्या है? सही एक तरीके से ये है कि वो उपाय जो टेस्टेड उपाय होते हैं वही सही है एक तरीके से। अच्छा, टेस्टेड उपाय। देखिए, ये जो उपाय होते हैं ना, बेसिकली अगर आपने सुना हो एंजल नंबर्स। नहीं, मुझे नहीं पता एंजल नंबर, आप बताइए कुछ इसके बारे में। देखिए, एंजल नंबर भी कहीं ना कहीं नंबर्स पे खेलने वाली चीज़ होती है, और न्यूमरोलॉजी भी नंबर पे ही चलती है, एंजल नंबर भी नंबर पे ही चलते हैं, और ये सब कुछ एनर्जी से ही चलता है। ये तो हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें एनर्जीज पे ही वर्क करती है ना। तो इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, जैसे अब हम 1 नंबर या 2 नंबर या किसी भी नंबर वाले की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बेसिक उपाय उस पे ये दिए जाते हैं कि डे टू डे कंडीशन में आदमी नंबर्स के साथ बहुत वो करता है, घड़ी को भी बार बार देखता है ना। उस घड़ी में आप अगर किसी से सुना होगा तो वो बहुत ज़्यादा ऑफनली 11-11 को देख लेते हैं, 666 को देख लेते हैं, 555 को देख लेते हैं, 222 को देख लेते हैं, या लोग अपनी गाड़ी का भी नंबर लेते हैं ना, सम अप में हमारे 3 आना चाहिए, सम अप पे हमारा 6 आना चाहिए। जब वो घर लेते हैं तो भी उनका ये रहता है कि ये नंबर वाला घर मिल जाए, या ये नंबर वाला वो करना चाहिए। जो लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होती है, या फिर जो इनके बारे में जानते हैं, वो डेफिनेटली इस चीज़ को दिखवा के ही नंबर लेना पसंद करते हैं। अब वो चाहे उनके फ़ोन का नंबर हो, चाहे गाड़ी का नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर क्यों तो ना इससे फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करके जो नंबर लिए जाते हैं, बेसिकली डेट ऑफ बर्थ कह लीजिए, और फिर उसके बाद उसके एंजल नंबर्स कह लीजिए, इन दोनों के साथ मिक्सअप करके जो हम लोग नंबर्स देते हैं एज अ उपाय में, कि आप अगर ये काम कर रहे हैं तो उसके साथ ये नंबर भी आप कहीं ना कहीं ऐड कर लो, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट देता ही देता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गाड़ी खरीद ली, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ उसके कोई एक्सीडेंट होते रहेंगे, या वो गाड़ी पे डेंट पड़ता रहेगा, या वो गाड़ी गंदी होती रहेगी, या कोई और कार्य होता रहेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ। लेकिन उसको कैसे रिलेट किया जाए, या उसको कैसे जाना जाए, जैसे अब नॉर्मली अगर कोई बंदा गाड़ी ले रहा है, तो वो उसके पास इससे पहले जो गाड़ी थी, वो गाड़ी और अब की गाड़ी में कितना ज़्यादा उसको ये अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये गाड़ी आने के बाद से ना घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब चलने लग गई हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने लग गए हैं, या ये गाड़ी के साथ कोई ना कोई इशू हो जाता है, कहीं कभी कहीं टकरा जाती है, कभी कहीं कुछ हो जाता है, कभी कोई परेशानी आ जाती है, कभी कोई परेशानी आ जाती है। तो वो पता लग जाता है आदमी को कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं फिर नंबर्स का कनेक्शन है। और स्पेशली न्यूमरोलॉजी में भी मैं यही जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने लोगों से सुना है, कि सबसे ज़्यादा लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं एंजल नंबर से, यानी उनको जो नंबर बहुत ज़्यादा दिखते रहते हैं, तो उनका बहुत डाउट रहता है। उनको सपनों में दिख जाते हैं, उनको गाड़ियों में दिख जाते हैं। वो ऐसी गाड़ी को, मतलब अगर एक नंबर कुछ दिन तक दिख रहा है कंटिन्यूएशन में, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई मैसेज दे रहा है। तो वो कोई किसी को 3 नंबर दिखता रहेगा, तो फिर उनको ना टाइम भी 3:03 ऐसे दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम अब उनको 3:03 ही दिख रहा है। मतलब। हाँ, मतलब उनके साथ ऐसा है कि उनकी कभी घड़ी पे नज़र पड़ी तो उनको ये दिखेगा, अरे 3 बज गए। अच्छा, कभी घड़ी पे नज़र पड़ी तो 12:03 हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 3, और अगर नहीं भी तो 12 बज रहे हैं, तो 2 + 1 इसका भी कुछ रिएक्शन आता है, जैसे 3 नज़र आ रहा है, या 1 नज़र आ रहा है, या 2, या किसी को 5 नज़र आता है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं जब भी घड़ी देखता हूँ तो मुझे जो है 4:44 या 5:44 या 6:44 का ही मेरे मोबाइल पे टाइम आ रहा होता है। मैं जब भी जाता हूँ तो देखा है मैंने मोबाइल लगा देखा तो 3:44 हो रहे हैं, या 5:44 हो रहे हैं, या 6:44 हो रहे हैं। इस तरह ही सुबह भी मॉर्निंग में देखा तो 6:44 हो रहे हैं। तो इसका भी कुछ सेंस जाता है? सेंस जाता है। अगर आप अच्छा, मैं अगर अपने लिए पूछूं कि 6:44 मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा या मुझे जो है नुकसान देगा, ये क्यों दिखाया जा रहा है मुझे बार बार? देखिए, अब जैसे अगर आपकी ही बात करें कि आपको ये नंबर जो दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, तो पहली बात तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको मॉर्निंग में दिखता है या इवनिंग में दिखता है? कभी भी दिख जाता है। जब भी घड़ी देखता हूँ तो वो ज़्यादातर वो 44 ही हो रहे होते हैं, चाहे कोई आगे कुछ भी घंटा हो, लास्ट में 44 ही हो रहे होते हैं मिनट। तो अब कहीं ना कहीं अगर इसको हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे आपके चीज़ों के साथ, तो हम इसको ये बोलेंगे कि क्योंकि आपको ये ऑफनली एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये कह रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करके, चीज़ों को सब्र के साथ, चीज़ों को एक ही पाथ में रखने की ज़रूरत है आप। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बेसिक भी अगर अपन देखें तो क्या दिखाना चाह रही है, क्या दर्शाना चाह रही है कि आपको एक ही पाथ को कंटिन्यूएशन में रखने की ज़रूरत है, एक ही फ्लो में चलने की ज़रूरत है। तो ये तो आपको फिर भी खैर पीछे के नंबर दिख रहे हैं, कुछ लोगों को तो
सिमिलर नंबर्स दिखते हैं, 3:33 दिखेंगे ऐसा बीच में हो रहा था मेरे साथ कि आपको सिमिलर नंबर दिख रहे थे, मगर वो 2-4-5 दिन हुआ, मैंने उस पर ध्यान नहीं, वहीं से मेरे को लगा कि फिर जब ये 44 वाला सिस्टम शुरू हुआ तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर ये कहीं ना कहीं जो शुरुआत में जो ये नंबर्स दिखते हैं ना 2222, 1111, 4444, ये कंटिन्यूएशन में ऐसे नहीं दिखते कि एक हफ्ते तक या एक महीने तक दिख ही रहे हैं। अच्छा। ये कुछ 4-5 दिन आपको वो नंबर दिखेंगे, क्योंकि वो आपको कहीं ना कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। जैसे 1111 इज़ अ मैनिफेस्टिंग नंबर, ठीक है, कि एक तो उसमें 1 सबसे ज़्यादा आ रहा है और वो एक मैनिफेस्ट करने का नंबर है, उस पर मैनिफेस्टेशन हो जाती है। तो लोग यूजुअली 1111 जब होता है रात का समय, तो लोग एक मिनट के लिए अपनी विश बोल देते हैं कि ठीक है वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए। ज्योतिष की अगर मैं बात करूं तो ज्योतिष अपने आप में कुंडली बनाता है, वो कुंडली पे काम करता है, ग्रहों पे काम करता है, नक्षत्रों पे काम करता है। इसी प्रकार से ये जो न्यूमरोलॉजी होती है ये नंबर्स पे काम करती है। यहाँ पूरा सब कुछ जो न्यूमरोलॉजी में चलता है वो नंबर्स पे चलता है, और नंबर्स के साथ जो ग्रह हैं उनके कनेक्शन पे चलता है। अगर तो हर नंबर का एक ग्रह होता है? हाँ। अच्छा, नंबर अच्छे या बुरे भी होते हैं? देखिए ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। अब जैसे कुछ लोगों ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी, और ये डिपेंड करता है कि आप उनकी किस तरीके से प्रिडिक्शन कर रहे हैं और वो किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोई आ रहा है, 2 जने आ रहे हैं और एक जने को 333 बहुत दिखाई दे रहा है और दूसरे जने को भी 333 बहुत दिखाई दे रहा है, अब दोनों के लिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये नंबर ही गलत है। ये कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों को देख के, उनके साथ उनके नंबर के, उनके मूलांक के साथ उस नंबर के कनेक्शन को देख के हम ये बता पाएंगे कि उनके लिए वो पर्टिकुलरली क्या गाइडेंस लेके आ रहा है नंबर। फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी के लिए वो 333 अशुभ माना गया हो कि भाई आपके लिए रुकने का समय है या पेशेंस का समय या अभी किसी चीज़ पे एक्शन लेने का टाइम नहीं है, और किसी के लिए वो एक साधारण नॉर्मल नंबर हो जो आपको एक गाइड दे रहा हो बस। तो उस तरीके से भी वर्क करता है, क्योंकि नंबर तो 9 ही है। अब जैसे लोग कहते हैं कि कुंडली के अंदर 8वां घर जो होता है वो मृत्यु का माना गया है कि उससे आदमी की आयु देखी जाती है, तो 8 नंबर के लोग बहुत अच्छा पसंद नहीं करते, 13 नंबर को लोग बहुत अच्छा पसंद नहीं करते। तो मगर न्यूमरोलॉजी में 13 नंबर तो आता ही नहीं है। हाँ, वो तो 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, बिल्कुल। तो क्या इसमें फिर 13 नंबर को नापसंद करने वाली कौन सी बात आई? 13 नंबर को नापसंद करने वाली, देखिए कई सारी बिल्डिंगों में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के अंदर 13 नंबर होता ही नहीं है। 12 के बाद वो सीधा 14 फ्लोर बनाते हैं, 13 फ्लोर डालते ही नहीं है, या 12A कर देते हैं 13 की जगह पे। तो जब न्यूमरोलॉजी में 13 नंबर आता ही नहीं है तो फिर ये मूलांक में से 13 को अच्छा नंबर क्यों नहीं माना गया? देखिए ये कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा ये नंबर का कनेक्शन कुंडली के साथ भी बैठ जाता है। अच्छा, फिर उस वे में बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग 9 नंबर तक ही बात करते हैं। 9 नंबर से तो ऊपर कोई नंबर ही नहीं है। किसी के लिए तो ये भी कहा जाता है कि 21 नंबर अच्छा नहीं है, 22 नंबर अच्छा नहीं है। जैसे आप किसी को अगर गाइड करते हो, कोई कहता है कि हमें हमारी ये बर्थ डेट है और हमें किस डेट पे, कहते हैं ना शादी मुहूर्त के अलावा भी, कि हमारे लिए ये वाला नंबर आप बता दो लकी नंबर, तो आप 1 से लेके 9 तक नंबर पे ही नहीं कह सकते कि ठीक है 1 से लेके 9 तक बस ये नंबर है, यही आपके लकी नंबर है। कुछ लोगों के लिए उनका लकी नंबर 28 भी होता है, किसी के लिए 21 भी होता है, किसी के लिए 15 भी होता है। तो नंबर्स तो सारे ही है ना, 1 से 30 तक महीना है तो सारे नंबर है, नंबर्स तो सारे रहेंगे। तो उसी हिसाब से वो फिर थोड़ा सा बाकी चीज़ों के साथ देख के प्रिडिक्ट किया जाता है। अच्छा, टैरो कार्ड के बारे में कुछ जाने? आप तो टैरो कार्ड के बारे में बहुत अच्छा जानती हैं जी। तो टैरो कार्ड्स का क्या सेटअप देखते हैं? उसमें कुछ कार्ड्स निकल के आते हैं जो हमने देखा है जनरल, और उस पर कुछ फोटोज बनी होती हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं उसके ऊपर, हम उन पिक्चर्स को देखने के बाद शायद कुछ प्रेडिक्ट करते हैं जी। तो क्या है, क्या वो सिस्टम क्या है? टैरो कार्ड काम कैसे करता है? देखिए टैरो बेसिकली एनर्जी पे पूरा काम करता है। अच्छा। टैरो में जो कार्ड्स होते हैं वो एक नॉर्मल कार्ड्स हैं बस, ठीक है। आप उनको एनर्जाइज करते हैं मंत्रों द्वारा या फिर रेकी के द्वारा, हीलिंग के द्वारा, सबका अपना अपना तरीका होता है उनको एनर्जाइज करने का, ठीक है। उसको एनर्जाइज करने के बाद उनसे प्रेडिक्शन निकलती है। अब जिस प्रकार से अभी हमने बात की कि यहाँ पे 1 से लेकर 9 नंबर तक होते हैं, ऐसे ही क्या होता है कि 78 कार्ड्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि माइनर और मेजर 2 प्रकार से वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली मेजर कार्ड्स आप 22 होते हैं और वो आपकी मेजर सिचुएशंस के आंसर्स देने के लिए होते हैं, ठीक है। और माइनर कार्ड्स जैसे हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, इसी प्रकार से वो माइनर कार्ड्स बने होते हैं 5 एलिमेंट्स के ऊपर। आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपकी बाकी चीज़ें, इन सब को रिलेट करने पे काम करता है। अब ये सब एक ही डेक में होता है, यानी एक ही पाइल में होता है,
आपको उससे प्रिडिक्ट करना होता है। अब प्रिडिक्शन कैसे होती है कि आपका जो नंबर है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग कार्ड निकाला जाता है और उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करी जाती है जी। तो अब उसमें जैसा आपने ये बोला कि उसमें कोई सिंबल्स होते हैं या उसमें कुछ पिक्चर्स होती हैं। अब अगर आप कभी नोटिस करेंगे तो हर कार्ड की अलग अलग पिक्चर्स होंगी। वो जो पिक्चर्स होती हैं और वो जो नंबर होता है, उन दोनों को जब साथ में जोड़ा जाता है तब जाके प्रेडिक्शन। कुछ नंबर भी लिखे होते हैं, कार्ड का अपना नंबर होता है। अच्छा, हर कार्ड का अपना नंबर है, तभी हाँ, वो 78 होते और हैं। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि न्यूमरोलॉजी वैल्यू होती है। अच्छा, इसीलिए इनका कोई रिलेशन है। अच्छा, टैरो के बगैर न्यूमरोलॉजी नहीं हो सकती, न्यूमरोलॉजी के बगैर टैरो नहीं हो सकता। न्यूमरोलॉजी के बगैर टैरो हो जाएगा, लेकिन टैरो के बगैर न्यूमरोलॉजी नहीं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे एक मूलांक का कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 1 तारीख को हुआ है जी, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी, क्या उसके अंदर डिसक्वालिटी होंगी? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि 1 नंबर के लोग, 2 नंबर के लोग, 9 नंबर तक वो कैसे रहते हैं। और मैं अपने देखने वालों को भी कह सकता हूँ कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसको ज़रूर सुने कि क्या कह रही हैं यशी जी और क्या बता रही हैं कि आपके नंबर्स में आपके पास क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या क्वालिटीज़ नहीं हैं। और जो क्वालिटी नहीं है तो मैं उनसे अगला सवाल यही पूछूंगा, वो क्वालिटी कैसे बनाई जाए, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर वाले लोगों की। देखिए, इनका जो स्वभाव होगा ना, एक तो ये बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड लोग होंगे, खुद ही अपने काम को या खुद ही चीज़ों को बनाने वाले लोग होंगे, ठीक है। और बहुत वर्कहोलिक भी होंगे, इनको अपने काम से बहुत प्रेम होगा। इनके लिए बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनके लिए इनका काम सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इनको उनके काम से बहुत प्रेम रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से इनके अंदर एक डिटर्मिनेशन या इनके अंदर एक ईगो ऑफ वर्किंग बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, यानी अगर इन्होंने काम के प्रति कोई भी चीज़ को ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करनी ही है, तो वो काम करके ही रहेंगे। 1 नंबर वाले लोग स्पिरिचुअल कोई भी कनेक्शन रख सकते हैं। अध्यात्म से उनका लगाव बहुत होगा, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, इस तरह के काम। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर उनके अंदर ज़्यादा डिसक्वालिटीज़ क्या होती हैं? उनके अंदर डिसक्वालिटीज़ थोड़ा सा गुस्से में हो सकती हैं, क्योंकि वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सूर्य का नंबर आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले पूर्व में कि वो सूर्य का नंबर 1 होता है। हाँ, अभी आप ही ने बताया था। हाँ, और कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा सा ईगो ज़्यादा रहता है। अगर आ गया तो देखिए, उनके अंदर 2 प्रकार की ईगो हो सकते हैं। एक तो उनके काम के लिए हो सकता है, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके काम के लिए है, तो डेफिनेटली वो उन्हें ऊंचाई पे ही लेके जाएगा। लेकिन अगर, और मोस्टली ये मेल्स में ज़्यादा हो जाता है कि उनके मामले में अगर ईगो आ गया तो फिर उनका क्या रहता है कि उनके लिए फिर वो ईगो सबसे ऊपर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर ईगो आ जाएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो मतलब 1 नंबर वाले जितने भी जातक हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि वो ईगो ना रखें। हाँ, तो उनके लिए क्या करना चाहिए उनको ईगो से दूर रहने के लिए? ईगो से दूर रहने के लिए देखिए, सबसे पहला सबसे सरल सी चीज़ जो इनको करनी चाहिए वो तो ये है कि इनको ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर वाले कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं करते हैं। सोशल नेटवर्किंग ज़्यादा बढ़ानी चाहिए उनको। सोशल नेटवर्किंग भी बढ़ानी चाहिए, साथ में जैसे मान लीजिए अगर एक कमरे में 4 जने बैठे हैं और किसी बात पे कोई डिस्कशन हो रहा है, और अगर उनको किसी बात का ईगो लग गया है, जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि उनको ही टारगेट करता हुआ नहीं है, तो उनको उस चीज़ पे कम्युनिकेट करना चाहिए। अब हम 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर वाले लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अच्छा, हाँ, और वो मतलब आप ये देखिए कि 2 नंबर वाले जातक जो होते हैं ना, वो मोस्टली क्या करते हैं कि अपने अंदर इमोशंस को रखते हैं, और सामने वाले को, अगर वो किसी बात से सामने वाले से नाराज़ भी हैं, या वो किसी बात से सामने वाले से किसी बात को बुरा भी माने ना, 2 नंबर वाले लोग कभी भी उस चीज़ को उनको जताएंगे नहीं, वो इमोशन को दबा लेंगे। और उनके अंदर एक्सेस ऑफ इमोशन होता है, बहुत ज़्यादा इमोशन, मतलब इतना ज़्यादा कि वो हर सिचुएशन में इमोशनल हो जाते हैं, और वो इमोशनली ही डिसीजंस लेते हैं। अच्छा। अब यहीं से इनका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि जब पर्सन इमोशनली डिसीजन लेगा, चाहे वो अपने करियर में ले रहा है या वो किसी भी सेकेंडरी कोई भी चीज़ में ले रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। अब जब वो इमोशनली कोई डिसीजन ले रहा है, तो फिर सामने वाला उस चीज़ में उनका फ़ायदा भी उठा सकता है, सामने वाला उस चीज़ में उनको मिसलीड भी कर सकता है, सही गाइडेंस भी नहीं दे सकता। ये सारी चीज़ें
हो सकती हैं। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 वाले लोगों की सबसे अच्छी बात जो होती है ना, वो ये रहती है, एक तो उनकी वाणी। वो जैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो जैसे बात करते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। अच्छा। ठीक है। नंबर 3 वाले लोगों का जो एक बोलने का तरीका होता है, जो एक पावर होती है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो यदि किसी से बात करने बैठ जाएं या वो उनके, और मोस्टली आप ये देखना भी कि नंबर 3 वाले लोग काम भी ऐसा ही करेंगे या उस काम में ही जाएंगे जहाँ पे उनका बोलने का इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इनका एक ड्रॉबैक ये रहता है कि ये कहीं ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर्स भी होते हैं। अच्छा। तो अब इनका ड्रॉबैक ये है कि ये जब बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लेते हैं, और जब बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से इनका दिमाग विपरीत दिशा में चलने लग जाता है, तो क्या होता है कि फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, और लड़ाई झगड़े में फिर इनकी वाणी से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो सही नहीं होती। गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। हाँ, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, और फिर इनका बोलना सामने वाले को कैसे भी हर्ट कर सकता है, क्योंकि इनके बोलने का ही मेन काम है। तो इनके बोलने से बहुत प्रभाव पड़ता है। अब तो आपने सही कहा 3, जो कि मैं 3 नंबर हूँ जी। मैं 12 तारीख को हुआ था तो 3 नंबर हुआ जी। तो मेरा बोलने का ही काम है। जी। देखिए, आप अपने काम में हैं, आप हमेशा से आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा बना रखा है, हमेशा से आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चलता हुआ आ रहा है, तो क्या है कि आपके अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की एक पावर है। तो इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, या मैं ऐसे कुछ ज़्यादा विचार कर रहा हूँ, या किसी भी ऐसे पाथ में जा रहा हूँ जो गलत है, तो आप उसको कंट्रोल कर लेते होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डिपेंड करता है एनर्जीज़ के ऊपर भी। कई बार जब एनर्जीज़ थोड़ी सी सही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर लेगा, और कर लेगा तो फिर डेफिनेटली वो अपने मुँह से कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। अब हम अगला नंबर लेते हैं 4। 4 नंबर वाले व्यक्ति होंगे ना, 4 नंबर वाले व्यक्ति की सबसे पहली बात तो ये होगी कि वो ना बहुत ज़्यादा, पॉजिटिव बात जो है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धिमान होंगे। ठीक है। उनकी जो बुद्धि है वो हमेशा सही डायरेक्शन में लगाएंगे। ठीक है। अब इसी के साथ साथ इनका जिनके साथ संपर्क होगा, जिनके साथ उठना बैठना होगा, जिनके साथ इनका कनेक्शन होगा हमेशा, वो भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसे इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा कई बार एक्सेस में थिंकिंग आ जाती है। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यदि वो इंसान अपने काम में, या अपने किसी रिश्ते में, या अपनी किसी चीज़ में अपने आप को समर्पण कर रहा है, या अपना दिमाग लगा रहा है, वहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही उनका दिमाग शांत, मतलब एक खाली हो गया, जहाँ उनको कोई पाथ नहीं दिख रहा, जहाँ उनको बिल्कुल एकदम वो शांति में, वहीं पे उनका दिमाग उनके साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाएगा। मतलब वो उनको अलग डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने की प्रयास में रहेगा। जो कि वो 4 नंबर जो है वो शांत नहीं रह सकते। हाँ, कुछ ना कुछ उनको करना है, करना एनर्जी है। उनकी यूज़ होनी चाहिए। मतलब वो एक समय तक एकदम खाली नहीं बैठे रह सकते। यदि वो किसी चीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कर जाएंगे। लेकिन अब उनका ऐसा है कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन बस वो किताब को खोल के पढ़ ही रहे हैं, दिमाग कहीं और पर है, तो फिर उनका दिमाग उनको वहाँ से भटका देगा। तो ऐसे इंसान भटकता बहुत ज़्यादा है ना। अब 4 नंबर वालों का एक चीज़ और रहती है कि 4 नंबर वाले ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। चुप जो रहते हैं। अपने लोग हैं उनके साथ बात अलग है कि उनके साथ तो खैर बोलेंगे ही, लेकिन ऐसे अगर कहीं क्राउड में है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उनका ज़्यादा बोलना नहीं होता। अब हम आते हैं 5 नंबर के प्रति। 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, इनका एक बहुत हेल्पिंग नेचर होता है। अच्छा। ये लोगों को हेल्प करना, या लोगों के प्रति अपने अंदर एक इमोशन रखते हैं कि मुझे लोगों की मदद करनी है। इनका जो स्वभाव होता है वो मदद करने वाला बहुत वो रहता है। लेकिन इसी के साथ साथ इनका जो गुस्से का वो रहता है ना, कि इनका गुस्सा कितना ज़्यादा आता है, या इनका अच्छा, गुस्सा गुस्सा तेज होता है 5 नंबर वालों का? थोड़ा ज़्यादा रहता है। थोड़ा ज़्यादा रहता है। हाँ, नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। थोड़ा ज़्यादा रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति गुस्से, जैसे 1 नंबर वाले व्यक्ति का क्या है कि वो तो गुस्सा तुरंत करके कंप्लीट कर देंगे, फिर वो मन में ऐसा कुछ भी नहीं रखेंगे। लेकिन जो 5 नंबर वाले लोग हैं ना, उनका यदि उन्होंने किसी बात पे गुस्सा कर लिया, या किसी बात पे उनको गुस्सा आ गया, तो फिर वो अपने अंदर ही रखेंगे उस चीज़ को। और 6 नंबर वाले कैसे होते हैं? देखिए, 6 नंबर वाले लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा
इमोशनल होते हैं, लेकिन इमोशनल अपने प्यार के प्रति होते हैं, जिनका उनके साथ कनेक्शन होता है। जैसे ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। 6 नंबर वाले लोगों का कनेक्शन, चाहे उनके जिनसे वो प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, उनके साथ उनका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। अब इसमें बस इनका ड्रॉबैक ये है कि अगर इन्होंने अपने काम में अपने उन व्यक्तियों को जोड़ दिया जिनके साथ इनका कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनका बहुत इमोशनल इनके साथ कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं इनको काम में दिक्कत आएगी। क्योंकि कहते हैं ना, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अलग रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पर्सनल लाइफ में जैसा भी व्यवहार है और प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आप लोग एक ही चीज़ को कर रहे हो या एक ही पाथ पे फॉलो कर रहे हो, एक ही चीज़ को कर रहे हो, तो उसमें यह है कि फिर आपको अपने अपने तरीके से काम करना चाहिए। अगर सामने वाला इनके रिश्ते में 50% दे रहा है तो ये पूरा 100 देते हैं। तो इनका वो बहुत रहता है, दे आर वेरी ट्रुथफुल फॉर देयर रिलेशनशिप। तो इसी प्रकार से इनका ड्रॉबैक बस ये रहता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्ट करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी उस चीज़ को ले आते हैं तो वो उनको इम्पैक्ट करने लग जाती है। और 7 नंबर वाले? 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, इनका स्पिरिचुअली बहुत कनेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत कूल और काम रहने वाले लोग होते हैं। इनको ज़्यादा किसी भी चीज़ को ये बहुत ज़्यादा वो नहीं करते कि मतलब किसी भी चीज़ से एक्सेस में परेशान हो गए। अगर इन्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, ये कोई चीज़ को नहीं टैकल कर पा रहे हैं, तो ये उस चीज़ को छोड़ देंगे। उस चीज़ के लिए कुछ समय तक उस चीज़ से दूर हो जाएंगे, फिर शांति से उस चीज़ पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब इनका ड्रॉबैक जो है वो ये है, यदि कोई इन्हें बार बार पिन करेगा या कोई इनकी किसी ऐसी चीज़ को बार बार पिन करेगा जो इन्हें नहीं अच्छी लगती है, तो ये इनका जो नेचर है वो ऐसा हो जाएगा कि ये इतना उस चीज़ को ईगो पे ले लेंगे कि ये उस चीज़ को ख़राब कर देंगे। ख़राब इन द सेंस में तो कनेक्शन ख़त्म कर देंगे। कनेक्शन ख़त्म कर देंगे। अगर करियर की बात कर रहे हैं तो उस करियर पे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे वो उस चीज़ से क्विट हो जाएंगे, वो उस चीज़ को छोड़ देंगे। फिर वो उस चीज़ का ना प्रॉफिट और लॉस नहीं देखेंगे, फिर वो बस ये देखेंगे कि बात अब मेरे ऊपर आ गई है। ईगो पे ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा ईगो पे ले जाएंगे। लेकिन वो तब होगा जब इनको बहुत ज़्यादा पिन किया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा पिन नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल डिस्कशन है जहाँ पे बात हो रही है, और अगर इनको किसी चीज़ का गुस्सा भी आ रहा है तो उनका बस ऐसा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, इस प्रकार से। अब हम पढ़ते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर वाले लोगों का बेसिकली जो स्वभाव रहता है ना, वो ऐसा रहता है कि ये अपने पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ करते रहते हैं, कभी भी अपने पास्ट से उठ नहीं पाते हैं। पास्ट के साथ इनका कनेक्शन, पास्ट यानी जो इनके साथ पिछला हुआ होगा, स्पेशली जो चीज़ें इनके साथ बुरी हुई होंगी, ये उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे और इतना डर बना लेंगे उस चीज़ का कि प्रेजेंट में भी उस चीज़ को वापस करना पसंद नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ एक डर कि भाई मेरे साथ पास्ट में ये चीज़ हुई थी, मैंने पास्ट में ये चीज़ करी थी, या मैं स्ट्रगल से गुजरा था या गुजरी थी। तो कहीं ना कहीं इस नंबर वाले लोगों को हमें ये बोलना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं ये जो पास्ट की चीज़ें हैं, लेट गो करना आना चाहिए। ये चीज़ों से लेट गो नहीं करते हैं। पास्ट जो होता है ना हमारा, यदि हम एक पास्ट में कोई भी चीज़ हम सीखते हैं या हमारे साथ कुछ भी अनुभव होता है हमें, तो वो हमारे को एक शिक्षा के रूप में होता है। क्योंकि जब तक आप स्वयं किसी चीज़ को नहीं फील करेंगे, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, और सुख और दुख दोनों ज़िंदगी का एक पार्ट है, कहीं ना कहीं जब तक आदमी अपने दुख से ही आदमी सीखता है, अनुभव करता है और आगे बढ़ता है, फिर उसके अंदर एक सतर्कता भी आ जाती है कि ठीक है, लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई थी, तो अब अगर कभी ये चीज़ दोबारा होगी या ऐसी कोई चीज़ होगी तो मैं उस सिचुएशन हैंडल करना सीख जाता हूं। एग्जैक्टली। देखिए, जब वो पास्ट को पकड़ के बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं, तो बार बार वो उसी चीज़ पे विचार कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, तो वो उन्हीं को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और किसी को तो कर नहीं रहा। ये है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक, मतलब 9 नंबर, जो अपने आप में जिसे पूर्णांक कहा गया है, जो अपने में पूर्ण है। तो क्या 9 नंबर वाले लोग अपने आप में पूर्ण होते हैं? देखिए, 9 नंबर वाले अपने आप में पूर्ण कह सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा एक पावर होती है हर चीज़ को करने की। मतलब ऐसे व्यक्ति से अगर हम मिलेंगे तो ऐसा व्यक्ति ना अलग अलग चीज़ों की नॉलेज रखेगा। कहीं ना कहीं इनका बहुत अच्छा स्वभाव होता है, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं। ये इंसान ना सीखने की इनके अंदर एक शक्ति होती है। यदि किसी की बात है या कोई भी चीज़ है या कोई भी इनका एक्सपीरियंस भी है, तो ये उस चीज़ से सीखते हैं।
और कुछ नेगेटिव जाता है इनका क्या? नेगेटिव में इनका बस ये रहता है कि इनका जो दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा चलता रहता है, तो इनका 9 नंबर वालों को थोड़ा सा हेल्थ के मामले में इश्यूज़ कभी कभी फेस करने पड़ जाएंगे। बहुत मेजर नहीं पर माइनर इश्यूज़। मेजर यानी कि हॉस्पिटल जैसे, ऑपरेशन जैसा, ऐसा वैसा कुछ नहीं, पर इनको माइनर इश्यूज़ चलते रहेंगे। कभी कहीं पे दर्द, कभी कहीं पे दर्द, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी हेल्थ इश्यूज रहेंगे इनको। हाँ, मौसम का बदलाव, ये सब चीज़ें। छोटे या बड़े वो अलग बात है, लेकिन हेल्थ इश्यूज रहेंगे इनको। बिल्कुल, हेल्थ इश्यूज़ इनको रहेंगे। ये परेशानियां इनको फेस होती रहेंगी। ये तो आपने पूरी बहुत अच्छी डिटेल बताई, पूरी जानकारी दी 1 से 9 नंबर तक के जातकों के लिए। मेरे मन में एक बात और आ रही है कि अभी क्या है, जैसे दीपावली आने वाली है जी। तो दीपावली के अंदर लोग हर तरीके से पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी को पूजते हैं, घर साफ करते हैं, जो जो हम करते हैं सब करते हैं। तो सबके मन में एक ही बड़ी इच्छा होती है कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। बिल्कुल। तो क्या आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या करना चाहिए? जैसे मूलांक 1 वाले हैं तो उन्हें किस तरह से पूजा करनी चाहिए दीपावली में, मूलांक 2 वालों को किस तरह पूजा करनी चाहिए, किस तरह के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, या किस तरह की कोई बातें हों जो आप बता सकती हूँ जिससे कि हमारे देखने वालों को बहुत लाभ मिले कि हम कैसे इसको और अच्छे से कर सकते हैं दीपावली को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ मिले, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। और देखिए, अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में बताया है, तो वो उस चीज़ से तो उनका डेफिनेटली हुआ, लेकिन अब इस केस में हमने इनके गुड्स भी बताए हैं और बैड्स भी बताए हैं। तो अब लोगों को ये रहेगा कि ये जो चीज़ें हैं, जो हमारी बैड्स हैं या हमारी जो ये चीज़ें अभी बताई हैं, हम इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें। और हर कोई दिवाली के पर्व पे ये चाहेगा कि हमारी मनोकामना सिद्ध हो जाए, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा। सब, हाँ, सब इसी के लिए प्रार्थना करते हैं माँ लक्ष्मी से। बिल्कुल बिल्कुल, सब अपने घर में इसीलिए साफ सबका सफाई एक रखते ही हैं। वो होता है ज़्यादातर के लोगों का कि भाई धन धान्य से भरपूर हो, बिल्कुल, हमारी समस्याएं कम हो। बिल्कुल, समाप्त नहीं पर कम से कम तो हो, कम ही हमें कहा गया, कम हाँ, हो। हमें सुख का समाप्त तो प्राप्त नहीं हो। होंगी, जो कि समस्याएं एक आती है दूसरी, बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से चल रहा है सारा जीवन का चक्र। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार से ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और दिवाली एक ऐसा अच्छा पर्व है जहाँ पे ऐसे कुछ बहुत सरल से उपाय हैं, एक बहुत बेसिक से उपाय हैं जो हम लोग दिवाली पूजन तो देखिए सभी करते हैं, सभी उस दिवाली पे जश्न से तैयार होते हैं और भी अपने घर को भी सजावट करते हैं। तो उसमें 2-4 चीज़ें अगर वो और ऐड कर देंगे तो उनकी मनोकामना और जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम सबसे पहले नंबर 1 वाले लोगों की बात कर रहे थे, तो हम 1 पे ही आते हैं। 1 नंबर वाले लोगों को दिवाली पे एक तो जो वस्त्र पहन के, या दिवाली, धनतेरस, मतलब जैसे शुरुआत धनतेरस से है तो धनतेरस पे, दिवाली पे, उसके बाद गोवर्धन है, भाई दूज है, इन सभी पे इनको कोशिश करनी चाहिए 4-5 दिन कि ये पीले या फिर लाल वस्त्र पहने। अच्छा, मेरे देखने वाले भी जो हैं इनको सुनिएगा और नोट कीजिएगा कि 1 नंबर वाले जातक दिवाली के उन दिनों में क्या रंग के कपड़े पहन के पूजा करें जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। बिल्कुल, इसी प्रकार से इनको ना काले वस्त्रों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, उन दिनों 1 नंबर वालों को काले कपड़े नहीं पहनने 4-5 दिन उनको काले वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने हैं। ठीक है। एक जब दिवाली की सफाई कर रहे हैं या दिवाली पे कोई, जैसे सब लोग कैंडल्स जलाते हैं, सब लोग घर में दिया जलाते हैं, दिवाली पूजन का जो जलाते हैं, इनको कपूर का भी दिया जलाना है ज़रूर से। इसी प्रकार से ये जातक लोग जब पूजा करते हैं, दिवाली पे जो पूजा करते हैं, तो इस पे 1 नंबर वालों को ना एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। ठीक है। उस पोटली का क्या करना है कि एक लाल कलर का कपड़ा ले लेना है, लाल या फिर पीला, क्योंकि हम इनसे कपड़ा जो पहनवा रहे हैं वो भी लाल या फिर पीला ही पहनवा रहे हैं। अब इनको लाल या फिर पीले कलर की पोटली बनानी है। पोटली बना लें, एक नॉर्मल रैप कर लें, कैसा भी कर लें, वो कुछ भी चलेगा। इनको उसमें 2 या 3 गोमती चक्र डालने हैं, लौंग डालनी है, इलायची डालनी है, ये घर पे मिल जाती हैं ये चीज़ें। इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी डालनी है और एक वाइट कलर के पेपर के अंदर इनको नंबर लिखना है 1244। 1244, ठीक है। और उसके पीछे इनको अपनी मनोकामना लिखनी है। ठीक है। और मनोकामना लिख के उसको फोल्ड करके उसी पोटली में रख देना है और उस पोटली को पैक कर देना है। और पैक करके ये अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर ये अपने मंदिर में ही रखा हुआ छोड़ सकते हैं। कितने दिन के लिए? ये 5 दिन के लिए तो इनको रखना है। जो भाई दूज के अगले दिन को इनको जाके उसको किसी भी पेड़ के नीचे या तो छोड़ देना है, या अगर ये ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे जल प्रवाहित हो सकता है तो जल प्रवाहित कर देना है। अच्छा, ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा नहीं हुआ तो? नहीं, नुकसान नहीं होगा।
नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं होगा। और 2 नंबर वाले जातकों को क्या करना चाहिए? देखिए 2 नंबर वाले जातकों को सबसे पहले तो जो भी ये अगर वस्त्र पहने, इनको वाइट कलर के वैसे पहनने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इनको लाइट कलर्स, 5 दिन इनको लाइट कलर्स पहनने चाहिए, बिल्कुल एकदम डार्क कलर्स इन्हें नहीं पहनने हैं, ठीक है। लाइट मतलब कि क्रीम टाइप हो गए, सफ़ेद क्रीम हो गए, हो गया, सफ़ेद हो गया, हल्का सा लाइट पिंक हल्का कलर जो गुलाबी हो होता गया। है वो हो सकता है, ये ऐसा स्किन कलर हो सकता है, ये सब कपड़े ये पहन सकते हैं। लाइट कलर के कपड़े। हाँ, इसी के साथ साथ इनको जहाँ जो इनका कमरा है वहाँ पे इनको पानी का कोई स्तोत्र लगा देना है। अब पानी का स्तोत्र कैसे लगेगा? कोई भी छोटा सा फाउंटेन आजकल बहुत फैंसी आते फाउंटेन हैं, चलते तो हैं। इनको फैंसी फाउंटेन लगा देना। कौन सी दिशा में रखना है कमरे में? ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, जो इनका अपना कमरा हो, इनका खुद का जो कमरा हो उसी में रखना है। और अगर ये नहीं लगा सकते पानी का स्तोत्र या पानी की कोई भी जगह नहीं है, तो इनको नॉर्मल एक चीज़ करनी है कि इनको स्पेशली ये 5 डेज़ तक इनको एक कांच के ग्लास में पानी भरना है रोज़ रात में, और उस पानी को रखना है, अपनी मनोकामना बोलते रहना है। मतलब जो नॉर्मली सोने से पहले जो भी उनकी मनोकामना है वो उस मनोकामना को बोलें और मनोकामना को बोल के सो जाएं, और नेक्स्ट डे जो वो पानी है उसको वॉश बेसिन में बहा दें और फिर टैप ऑन कर दें, ताकि वो पानी प्रॉपर्ली बह जाए। वो लगा हुआ या वहीं पे छूटना नहीं चाहिए, वो बह जाना चाहिए। वैसे तो हिसाब से अगर जो लोगों के आसपास कोई नदी है या कोई स्थान है, तो ये 5 दिन एक किसी कंटेनर में वो पानी को भर के और फिर एक साथ जाके उसको प्रवाहित कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब यदि नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी वो कर सकते हैं। पानी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी होती है, ठीक है। और पानी से ऑब्वियसली हमारी बॉडी का भी कहीं ना कहीं पानी से ही चल रहा है, तो इसी तरीके से पानी में बहुत एनर्जी होती है। तो ये जो उनके आसपास ये जो थॉट्स हैं रात में, स्पेशली रात में जब आदमी सोता है ना, तो वो पॉजिटिव थॉट्स भी लेता है और नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ भी करता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं रात में पैर धो के सोना चाहिए, क्योंकि हमारे पैर के जो ये तलवे होते हैं यहीं से सारी एनर्जीज आती और जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इनको धो के सोना चाहिए रात में। तो इसी प्रकार से जब आदमी ऐसी ग्लास रख के रात में रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं या फिर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो उसमें अब्जॉर्व हो जाती हैं, और वो फिर कहीं पे भी आप बहा दोगे तो वो आपके घर से रिलीज़ हो जाती है ना। अब जब ये दिवाली में पूजन कर रहे हैं तो इनको ना, जैसे वैसे भी धनतेरस पे कहते हैं ना कि चांदी या सोना कुछ खरीदना चाहिए, शुभ माना जाता है, तो इसी प्रकार से इनको चांदी का कुछ खरीदना है, ठीक है। चाहे ये कुछ पहनने का खरीदें, वो तो इनको खरीदना ही है, लेकिन साथ में इनको एक चांदी का सिक्का ज़रूर से ले लेना है 2 नंबर वालों को, और इनको उस सिक्के को एक रेड कलर के कपड़े में बांधना है, उसमें थोड़ा सा चावल डालना है और हल्दी डालनी है, और इसको बांधते टाइम जब ये इसको रैप कर रहे हैं, बांध रहे हैं, उस समय अपनी मनोकामना बोलनी है 11 बार। 11 बार मनोकामना बोल के इनको अपने पर्स के अंदर ऐसा पर्स, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, दोनों ही, ऐसा पर्स जिसको ये अपने साथ सबसे ज़्यादा रखते हैं, जो हमेशा साथ में कैरी करते हैं, हाँ, उसी पर्स में ये सिक्का जाना चाहिए। चलिए, तो आपने बहुत अच्छा बताया 2 नंबर वालों के लिए उपाय। अब हम बात करते हैं 3 नंबर वालों के जी लिए। अब हम बात करते हैं 3 नंबर वाले लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो कि 3 नंबर वाले लोगों के लिए बहुत सरल सा उपाय है, इनको कभी भी गंदगी नहीं छोड़नी है। क्या नहीं करनी है? गंदगी यानी स्कैटर्ड चीज़ों को नहीं छोड़ना है, बहुत व्यवस्थित रूप से चीज़ों को रखना है, अच्छा। ठीक है। वैसे भी दिवाली पे सब लोग अपनी अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, सारी चीज़ों को रखते हैं। 3 नंबर वालों को दिवाली पे ही एक संकल्प ले लेना है कि अब से इनको हर चीज़ को बहुत सेटल करके रखना है, जिसका जो स्थान है उसको वहीं पे रखना है। 3 नंबर वाले लोगों को एक तो जो वस्त्र पहनने हैं, जो ये 5 दिन ये जो ये पहनेंगे, उसमें सिर्फ लाल कलर के ही वस्त्र पहनने, ठीक है। और 3 नंबर वालों को जो अब दिवाली के टाइम पे जब ये अपने रूम को चेंज करते हैं, कर्टन्स को चेंज करते हैं, तो इनको जो कर्टन्स का कलर रखना है वो डार्क रखना है। या तो ये रेड रख सकते हैं, मरून रख सकते हैं, ब्लैक नहीं रखना। ब्लैक के अलावा जो डार्क कलर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा जो डार्क ग्रीन कलर होता है, ब्लू कलर होता है, वो रख सकते हैं ये लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब ये दिवाली का पूजन कर रहे होंगे, तो दिवाली के पूजन के समय पे इनको एक लाल कलर का छोटी सी कपड़ा, बहुत कम कपड़ा ले लेना है, ठीक है। उस कपड़े में एक रेड ही कलर के पेन से वाइट कलर के पेपर पे इनको नंबर लिखना है 5224, ठीक है। 5224 जी, ठीक है। और वो नंबर लिख के इनको पीछे अपनी मनोकामना लिख देनी है।
जो भी मनोकामना है, और नीचे अपना नाम लिख देना है, ठीक है। और उस पोटली के अंदर जो रेड कलर का वो है, उसके अंदर उनको एक बहुत अच्छे अमाउंट में, एक मुट्ठी भर के कम से कम चावल रखने हैं, ठीक है। और उस चावल के अंदर उस चीज़ को, वो जो पेपर है उसको दबा देना है, 4 लिखा है उसको उसमें डाल दें। हाँ। और जो गोमती चक्र आता है, गोमती चक्र पे हल्का सा चंदन लगा के उस गोमती चक्र को भी उसके बीचों बीच में रख देना है, और वो पोटली बना देनी है। और पोटली बना के इनको या तो अपने कमरे की किसी भी अलमारी में रख देना है। अब अलमारी किसी भी डायरेक्शन में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो अलमारी में ऐसा सामान होना चाहिए जो बहुत व्यवस्थित रखा हो। एकदम गंदगी या एकदम गंदे तरीके से अगर रखा है तो वहाँ पे फिर ये नहीं रख सकते। फिर इनको इस चीज़ को या तो अपने कमरे की एक ऐसी टेबल पे या एक ऐसा स्थान बना के रखना है जो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहता हो। तो ये बेसिकली जो हम पोटली बनवा रहे हैं, या ये बेसिकली जो हम नंबर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, और न्यूमरोलॉजी का उपाय ही नंबर से होता है ना। तो उसी प्रकार से ये जो नंबर है, ये स्पेशली दिवाली के दिनों पे ही यूज़ करने पे काम करेगा नंबर। अगर आप इसको इसके अलावा किसी भी दिन यूज़ कर लेते हैं तो इसका इतना प्रभाव नहीं आएगा जितना विशेष प्रभाव दिवाली के दिनों पे ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे उपाय मेन दिवाली वाले दिन करने हैं, धनतेरस से शुरू करना है, मतलब सारे उपाय धनतेरस पे शुरू कर दें जी, और भाई दूज तक। भाई दूज के बाद फिर इसको वहाँ से हटा भी सकते हैं। हटा सकते हैं। नहीं हटानी है पोटली तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको रखे भी स्थान पे स्थापित भी रख सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। लेकिन हम जिनके लिए स्पेशली मेंशन कर रहे हैं कि उनको वो चीज़ हटानी है, या उनको वो चीज़ जल में प्रवाहित कर देनी है, या उनको उसको डिस्पोज कर, उसको उनको बिल्कुल करना है। जिसके लिए हम ऐसे मेंशन नहीं कर रहे, वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम आते हैं 4 नंबर पे। देखिए, सबसे पहले तो 4 नंबर वालों के लिए एक चीज़ मैं बताती हूँ कि इनको ना अपने घर के मुख्य द्वार पे नींबू मिर्ची लगा लेनी है, और अगर लगी हुई है तो उसको बदल देना है। और इनको, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ये उपाय करना चाहते हैं, नींबू मिर्ची भी वही खुद अपने हाथों से लगाएंगे तभी प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, मेन डोर पे लगानी है? हाँ, खुद ही लेके आना है और खुद ही लगानी है। ऐसा नहीं कि किसी से भी मंगवा लिया या फिर उस पर हाथ लगा के किसी से भी लगवा दिया, नहीं, खुद ही लगानी है। अच्छा। और अगर लगी हुई है तो उसको चेंज करना है। तो कितनी नींबू, कितनी मिर्च होनी चाहिए एक उसके अंदर? आजकल तो वैसे भी एक नींबू मिर्ची का वो आता है ना, बना हुआ आता है, तो उसको लगा दें नॉर्मली। अच्छा, खुद नहीं बना, मार्केट से खरीद लिया और लगाना हाँ, आपने? लगा सकते। और अगर खुद बना रहे हैं तो भी एक नींबू एक मिर्ची को बस लगा देना है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इसके बाद इन लोगों को जो वस्त्र पहनने हैं वो ये ब्लू कलर को जितना पहनेंगे, या लाइट ब्लू कलर्स, यानी बहुत डार्क नहीं, लाइट ब्लू कलर जितना ये पहनेंगे, इनके लिए वो अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ, दिवाली के पूरे टाइम पे ये लाइट ब्लू कलर्स, वाइट कलर को पहन लें, येलो कलर को पहन ले, बहुत सॉफ्ट कलर्स जो होते हैं ना, एकदम लाइट पर्पल कलर जो होता है उसको पहन ले, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा जी। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 वाले लोगों को सबसे पहले तो अपने कमरे में नॉर्मल एक रॉक सॉल्ट आता है ना, आजकल तो वैसे रॉक सॉल्ट के लैंप्स भी मिलने लग गए हैं, और वैसे भी नहीं आता तो फिटकरी का पत्थर आता है, तो इनको वो अपने कमरे के स्थान पे लगा देना है। अब कहाँ लगाना है, या तो ये अपनी साइड टेबल पे लगा सकते हैं, अगर इनकी साइड टेबल पे नहीं लगता है तो ये अपने कमरे की किसी भी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे लगा सकते हैं। ये भी बाद में क्या करना है इसका? इसको लगा के रखना है। इसको लगा के रखना है? इसको लगा के रखना है। एक बार स्थापित कर दिया तो पूरे साल तक उसको? बिल्कुल। या बीच में चेंज भी करना है? नहीं, रॉक सॉल्ट हमेशा रखे रहने देना है। रखे रहने देना, ठीक है। अब इन लोगों को सबसे ज़्यादा येलो कलर के वस्त्र पहनने चाहिए, 5 नंबर वाले लोगों को। और इनको जो पोटली बनानी है वो कैसे बनानी है कि इनको एक येलो कलर का कपड़ा ले लेना है, ठीक है, वाइट कलर का एक पेपर ले लेना है, उस पे येलो कलर का पेन लेना है, पेन मार्कर कुछ भी चलेगा बट वो येलो होना चाहिए, ठीक है। और इनको नंबर लिखना है 7111, 7111 जी। इनको वो नंबर लिख लेना है, और लिखते समय अब यहाँ पे इनको अपनी मनोकामना नहीं लिखनी है, इनको वो नंबर लिखते समय अपनी मनोकामना बोलनी है। अच्छा, खुद ही से बोलनी है? हाँ, जब ये वो नंबर लिख रहे हैं 7111, तो इनको उस समय पे वो मनोकामना बोलती है। अब वो कितनी बार भी बोल पाएँ ये, या धीरे धीरे लिख लें, कोशिश करें कि 11 बार बोल पाएँ, तो इतना धीरे धीरे लिख लें कि वो 11 बार ये बोल सके,
ठीक है। इनको वो मनोकामना बोलनी है, उस पेपर को फोल्ड करना है, उस पेपर को इनको रख देना है। अब उसमें क्या करना है कि इनको थोड़े से पुष्प डालने हैं, थोड़ा सा चंदन डालना है और थोड़े से चावल डालने हैं। डालने के बाद इनको रैप करना है। रैप करने के बाद इनको जहाँ भी ये काम करते हैं, अब यदि ये किसी ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई टेबल है इनकी, तो इनको उस टेबल पे रखना है। जब वहाँ से उठ रहे हैं तो वो अपना स्थान से उठा के अपने बैग में डाल सकते हैं। यदि कोई बिज़नेस है और कोई इनका ऑफिस बना हुआ है तो ऑफिस की टेबल पे जाके रख देना है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उन्हें अपनी कोई टेबल घर पे बना रखी है तो इनको उस टेबल पे उसको रख देना है। इस तरीके से इनको काम करना है। अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे, अब नंबर 6 वाले लोगों को सबसे ज़्यादा तो जिस कलर को अवॉइड करना है वो है ब्लैक एंड वाइट। अच्छा। इसके अलावा वो किसी भी कलर के वस्त्र को धारण कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 वाले लोगों को इस बार दिवाली पे घी के दीपक जलाने हैं। घी के एक ही जला दे भले ही, पर एक मेन इनको घी का दीपक जलाना है। रखना कहाँ है वो? और ये अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। घर की, ठीक है। घर के जो बीच में खड़े होके जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आती है वहाँ पे इनको वो दीपक इनको रखना है। इसी प्रकार से इनको अपने कमरे में कम से कम 3 से 4 कैंडल्स जला के रखनी है। अच्छा। पूरे 5 दिन। 5 दिन। हाँ, भले ही वो कैंडल जितनी भी देर चले, इन्हें खुद को नहीं बुझाना है। उन कैंडल्स को खुद ही बुझ जाएं वो, खुद ही बुझें वो। लेकिन इनको उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए इनको कम से कम 5 से 6 कैंडल्स इनको जलानी है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो पोटली बनाएंगे, वो पोटली ये किस प्रकार से बनाएंगे, ये सफ़ेद कलर का, लाल कलर का, पीले कलर का, हरे कलर का, इन चारों में से किसी भी कलर का वस्त्र ले सकते हैं। बहुत छोटा सा लेना है। वस्त्र लेने के बाद इनको इस पे एक रेड कलर के पेपर पे येलो कलर के पेन से नंबर लिखना है 4432। 4432 जी, ये नंबर लिखना है और ये नंबर लिख के उसको फोल्ड करके इनको रख देना है। ये अपने मंदिर में रख सकते हैं, ठीक है, या फिर ये अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और पोटली हमेशा वहीं रहेगी? हमेशा वहीं रहेगी मंदिर में, या मंदिर में तो ये 5 दिन तक रहनी चाहिए। उसके बाद ये इनकी तिजोरी में चली जानी चाहिए, जहाँ पे भी ये अपना धन या फिर ये अपना श्रृंगार का जो भी, अगर महिला हैं तो जो भी जहाँ रखती हैं वहाँ पे इनको रख देना है। अब ये जो नंबर हमने बताया है, इसी नंबर को इनको अपने लेफ्ट हैंड के यहाँ पे लिखना है। नंबर लिखना भी है रात को सोते समय अपनी मनोकामना को बोलते वक्त। हाँ, अपनी पेन से, किसी भी ब्लू कलर के पेन से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनको वो नंबर लिख देने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इनको एक कार्य और करना है कि इनको अपने मुख्य द्वार पे, जो इनका जो मेन गेट है, एंट्रेंस का गेट है, इनको इस बात का ध्यान रखना है कि इनके मुख्य द्वार पे कभी भी चप्पल, जूते, ये सब ऐसे स्कैटर्ड ना पड़े रहे। अब ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ही नहीं, ये इनको हमेशा ध्यान रखना है। अगर इनकी शू रैक का प्लेसमेंट ऐसा है कि वो मेन गेट के जस्ट बगल में है और वहाँ पे चप्पल ऐसे वैसे, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि मेन गेट के आसपास चप्पल बिल्कुल एकदम स्कैटर्ड पड़ी रहती है, इनको उस चीज़ का ध्यान रखना है। इनको तुरंत उस शू रैक को जगह से हटाने की ज़रूरत है और कहीं और लगा देना है, पर एकदम सामने नहीं होना चाहिए। साइड में भी नहीं होना चाहिए। साइड में थोड़ा सा, मतलब दूर साइड में चल जाएगा, बट वो एकदम दरवाजे गेट के बाहर फैले हुए नहीं होने, दरवाजे पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अब आते हैं हम नंबर 7 पे। 7 नंबर वाले लोगों को सबसे पहले तो ब्लैक कलर को एकदम अवॉइड कर देना है धनतेरस के ऑनवर्ड से। यानी सिर्फ ऐसा ही नहीं कि 5 दिन इनको उस कलर को नहीं पहनना, इनको उस कलर को पहनना ही नहीं है। कम से कम उस कलर को पहनने की कोशिश करें। लेकिन अब जो लोग काम करते हैं, जो लोग वर्क प्लेस पे रहते हैं, उनका क्या रहता है कि उनको, अब उनकी ऑफिशियल ड्रेस अगर ऐसी है कि वो ब्लैक कलर की है, तो उनकी मजबूरी है कि उनको पहनना है ना। तो उसके लिए हम, छुट्टियाँ भी होती हैं लोगों के बीच में, ऐसा नहीं है, बट हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सबसे कम पहनना है ब्लैक कलर। अच्छा। अब अगर ये लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं तो इनका मोस्टली तो फिर ब्लैक कलर ही पहनना होगा। तो अगर ये वो पहन रहे हैं तो इनको या तो वाइट कलर का या फिर येलो कलर का एक रुमाल अपने साथ रखना है। अगर ये ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पहन रहे हैं, वैसे क्या पहनना है इन्हें उस दिन? ब्लैक कलर तो नहीं पहनना है, कुछ भी कोई भी बस कलर काला छोड़ के कुछ भी पहन सकते हैं। हाँ, धनतेरस ऑनवर्ड से इनको काला छोड़ देना है एकदम, ये करना है। इसी प्रकार से जब ये धनतेरस पे इन जो 7 नंबर वाले लोगों हैं, इनको हम सजेस्ट करेंगे कि इनको एक सोने का सिक्का लेना है। सोने का सिक्का? जी, जैसे
खरीदते हैं ना, धनतेरस पे खरीदते हैं, तो इसी प्रकार से इनको एक सोने का सिक्का लेना है। लेकिन अब वो सोने के सिक्के पे एक पोटली बनानी है, उस पोटली के अंदर इनको गोमती चक्र डालने हैं, एक सुपारी डालनी है, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी इलायची डालनी है, और एक इनको जो सिक्का है उसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद इनको उसको बांध के अपनी तिजोरी में रख देना है, और वो परमानेंट बेस पे इनकी तिजोरी में रहना चाहिए। वो अब जब भी खुलेगा या वो जब भी वापस उसको रीफ़िल करा जाएगा, नई वापस ये सारी चीज़ें डाली जाएंगी, तो ये तब डाली जाएंगी जब अगली दिवाली आएगी। ठीक है। इसी हिसाब से इनको अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, और स्पेशली अपने कमरे में। वैसे तो सजेशन तो ये रहेगा कि जो रियल पौधे हैं उनको लगाएं, पर अगर ये नहीं लगा पा रहे हैं तो आजकल तो फेक्स बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, आर्टिफिशियल तो ये मतलब इनको ना अपने एटमॉस्फेयर को बहुत डेकोरेटिव रखना है बेसिकली। तो इसलिए इनको डेकोरेशन यूज़ करती रहनी है, और लाइट कलर्स और अच्छे ब्राइटिंग कलर्स से इनको अपनी डेकोरेशन को हमेशा रखना है। अब आते हैं नंबर 8 पे। 8 नंबर वाले लोगों के लिए सबसे पहले तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि जब ये मुख्य द्वार से, घर के एंट्रेंस से जब ये घुसते हैं, तो इनको डेकोरेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा रखनी है। इनको अपना जो मुख्य द्वार है उसको बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बना के रखना है। ठीक है। अगर इनके पास ऑप्शन है कि ये अपने मेन डोर को पेंट करवा सकते हैं या कलर करवा सकते हैं, तो ये उसको लाइट कलर्स का करवाएं, वाइट करवा दें, लाइट ब्राउन कलर करवा दें। मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कलर यानी ब्लैक, बहुत ज़्यादा ब्राउन, बहुत ज़्यादा जो मरून कलर होता है, ऐसे कलर का ना कराएं। ठीक है। अगर नहीं करवा सकते हैं तो जो मेन डोर है उसके ऊपर ये स्टिकर्स या फिर ऐसे मोटिवेशनल चीज़ें लगा सकते हैं जो अलग अलग कलर्स की हों। ठीक है। इसी तरीके से इनको अपने कमरे में भी, इनको अपने रूम में बहुत लाइट कलर के कर्टन्स लगाने चाहिए और बेडशीट बिछानी चाहिए। डार्क कलर की नहीं, डार्क कलर का नहीं, इनको डार्क कलर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, इनको यदि अगर इनके कमरे में कोई बालकनी है या फिर अगर इनके कमरे में कोई विंडो है तो उसको मैक्सिमम टाइम इनको खोल के रखना चाहिए। और बालकनी में इनको कोई भी फाउंटेन लगा देना चाहिए। बड़ा हो छोटा हो कोई भी चलेगा, इनको लगा देना चाहिए। इसमें मेरे मन में एक बात आ रही है कि अगर जैसे उन्होंने इतना किया तो ये क्या दिवाली के बाद हटा देंगे या दिवाली के बाद भी रहने दें? दिवाली के बाद इनको कंटिन्यूएशन में उसको रख देना चाहिए ना। बिल्कुल। तो आदमी कर्टन लेकर आएगा या स्टिकर्स लेकर आएगा तो 5 दिन के लिए तो लाएगा नहीं, वो तो लगा दिए चिपक गए तो चिपक गए, उसमें तो कोई बात है नहीं ऐसी। बिल्कुल तो चलेगा। बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं पूर्णांक वापस 9 नंबर की। पहली बात तो 9 नंबर वाले जो लोग हैं ना, वो किसी भी प्रकार का वस्त्र पहन सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्लैक ऑल्सो। ठीक है। तो वो ब्लैक कलर को भी धारण कर सकते हैं। दूसरा, या तो 9 नंबर वाले लोगों को लाल कलर का धागा पहन लेना चाहिए या फिर ब्लैक कलर का। कलावा बांधने से काम नहीं चलेगा? चल जाएगा, लेकिन ऐसे अगर ये किसी मंदिर में जा रहे हैं या कैसे कोई भी कार्य से जा रहे हैं तो ये वहाँ पे थोड़ा सिद्ध करा के उसको पहन लेंगे तो इनके लिए और अच्छा रहेगा। अच्छा। ठीक है। इसी प्रकार से 9 नंबर वाले लोगों को क्या करना है, उनको ना एक वाइट कलर का कपड़ा ले लेना है। ठीक है। कॉटन का होना चाहिए लेकिन कपड़ा, ये उनको ध्यान रखना है। वाइट कलर की छोटा सा कपड़ा लेना है, पोटली बनाने जितना। उसके अंदर इनको तांबे का सिक्का ये डालना है, साथ में इनको डालना है थोड़े से चावल, और इनको थोड़ा सा उसके ऊपर लाल कलर के पुष्प छिड़क देने हैं। ठीक है। भले 1-2 ही हो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए। उसकी एक पोटली बना के इनको 5 दिन तक तो नियमित, जितने दिन उनका पूजन हो रहा है, दिवाली का पूजन हो रहा है, भाई दूज तक कहीं ना कहीं पूजन चलता ही रहता है, क्योंकि दिवाली के बाद गोवर्धन के बाद भाई दूज, तो ये तो मंदिर में अच्छे कार्य होते ही रहते हैं, पूजन चलता ही रहता है। तो इनको 5 दिन तक नियमित उसको मंदिर में रखना है और रोज़ पूजन कराना है। ठीक है। और 5वें दिन यानी छठे दिन, भाई दूज के अगले दिन, इनको अपनी तिजोरी में जाके उसको स्थापित कर देना है। अच्छा। और अगले साल तक वहीं पे रखे रखना है। अगले साल तक वहीं रखा रहे वो? अगले साल मतलब यानी अगली दिवाली पे इनको निकालना है, और निकाल के इनको किसी भी पेड़ के नीचे मंगलवार के दिन छोड़ाना है। अच्छा। अब यदि दिवाली के दिन मंगलवार नहीं आ रहा है तो दिवाली के बाद जो भी मंगलवार आएगा उस पे रखाएं, या फिर दिवाली के दिन रखाएं, सुबह उठ के रखाएं जी। पर अगर किसी कारण नहीं रख पा रहे हैं दिवाली के दिन तो फिर जो भी मंगलवार आएगा उस दिन रखाएं। आपने इतने सारे और इतने अच्छे उपाय बताए हमारे देखने वालों के लिए, और जो इनको बहुत ज़्यादा लाभ भी देंगे। मैं अपने देखने वालों के लिए भी बताना चाहूँगा कि यशिका जी से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ उनसे सवाल लेना चाहते हैं, उनके नंबर से हमारे टीवी स्क्रीन पे चलेंगे। और
मेरी ईमेल आईडी भी चल रही है, हमारे ऑफिस के नंबर्स भी चल रहे हैं। तो आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई मन में बात हो जो पूछना चाहते हो, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आप यहाँ आई और आपने इतना समय दिया हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।